आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे एक बहुत ही आम लेकिन अहम चिकित्सा प्रक्रिया पर फोकस करते हैं। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापना। सुनने में तो ये रोज की बात लगती है ना? पर स्रोत बताते हैं कि इसमें सटीकता मतलब एक्यूरेसी इतनी जरूरी क्यों है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। स्रोत कहते हैं कि ये दवाइयों के असर से लेकर हृदय संबंधी जोखिमों का अंदाजा लगाने, यहां तक कि सर्जरी जैसे बड़े फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इन स्रोतों की तह तक चलते, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। देखिए, रक्तचाप असल में है क्या? ये वो दबाव है जो खून हमारी धमनियों मतलब आर्टरीज की दीवारों पर डालता है। इसे हम mmHg यानी पारे के मिलीमीटर में मापते हैं। और 2 नंबर होते हैं, सिस्टोलिक जो ऊपर वाला नंबर है। हाँ, जब दिल धड़कता है। जी, जब दिल सिकुड़ता है या धड़कता है उस वक्त का दबाव। और दूसरा डायस्टोलिक नीचे वाला नंबर जो दिल के आराम करने यानी धड़कनों के बीच का दबाव है। और ये जानना जरूरी है हाई या लो बीपी का पता लगाने के लिए। अच्छा, तो स्रोत मुख्य रूप से 2 तरह के उपकरणों का जिक्र करते हैं ना। एक तो वो मैनुअल वाला स्फिगोमैनोमीटर स्टेथोस्कोप के साथ। हाँ, जिसे क्लिनिकल सेटिंग्स में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब सबसे भरोसेमंद। और दूसरा वो डिजिटल बीपी मॉनिटर जो आजकल घरों में काफी इस्तेमाल होता है, या फिर जल्दी स्क्रीनिंग के लिए। जी, पर यहीं पर सटीकता का सवाल बहुत अहम हो जाता है, खासकर मैनुअल माप के साथ। स्रोत बताते हैं कि सही रीडिंग के लिए कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले तो मरीज को कम से कम 5 मिनट आराम करने देना चाहिए माप लेने से पहले। कोई भाग दौड़ या तनाव के तुरंत बाद नहीं। हाँ, ये जरूरी है। फिर उन्हें आराम से बिठाना है, पीठ को सहारा हो, पैर क्रॉस न किए हों, जमीन पर सीधे रखे हों और हाथ दिल के लेवल पर होना चाहिए, टेबल पर या किसी सहारे पर। अच्छा, और कफ बांधने का भी कोई खास तरीका है? हाँ बिल्कुल, कफ सही साइज का होना चाहिए और उसे ऊपरी बांह पर सही ढंग से लपेटना है, मतलब कोहनी के मोड़ से लगभग 2-3 सेंटीमीटर ऊपर। फिर ब्रेकियल धमनी को महसूस करके स्टेथोस्कोप का डायफ्राम ठीक उसी जगह पर रखना है, कफ के नीचे नहीं, उसके किनारे पर। और फिर कफ फुलाते हैं? जी, कफ को अंदाजन जो सिस्टोलिक प्रेशर आने वाला है उससे करीब 20-30 mmg ऊपर तक फुलाना है। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, हवा को धीरे धीरे निकालना है, लगभग 2 से 3 mmg प्रति सेकंड की रफ्तार से। और ध्यान से सुनना है। वो आवाजें ग्रोटकॉफ साउंड्स कहते हैं शायद। बिल्कुल। पहली जो साफ आवाज सुनाई दे वो है सिस्टोलिक प्रेशर, और फिर जब वो आवाजें पूरी तरह गायब हो जाए वो है डायस्टोलिक प्रेशर। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि कम से कम 1 मिनट के अंतर पर 2 रीडिंग लेनी चाहिए और उनका औसत निकालना चाहिए, ज्यादा सटीकता के लिए। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि अनुभवी पेशेवर भी गलतियां कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। छोटी छोटी लगने वाली चूकें हो सकती हैं। जैसे आपने कफ साइज की बात की, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि अगर कफ बहुत छोटा है तो रीडिंग गलत तरीके से ज्यादा आ सकती है। और सोचिए, इसके आधार पर शायद किसी को हाई बीपी की दवा शुरू कर दी जाए जिसकी जरूरत ही ना हो। बाप रे! और क्या आम गलतियां हैं? एक तो हाथ का लेवल। अगर हाथ दिल के लेवल से नीचे लटका हुआ है तो रीडिंग ज्यादा आ सकती है, ऊपर है तो कम आ सकती है। अच्छा। माप लेते समय बात करना, मरीज बात कर रहा हो या हम उनसे बात कर रहे हो, उससे भी रीडिंग पर असर पड़ता है। और वो आराम वाला समय न देना जो आपने शुरू में कहा। जी, वो भी बहुत आम है, जल्दी जल्दी में माप लेना। ये सब मामूली लग सकता है, पर स्रोत साफ कहते हैं कि इनसे गलत निदान हो सकता है या गैर जरूरी इलाज शुरू हो सकता है। स्रोतों में बच्चों और बुजुर्गों के बारे में भी कुछ खास बातें बताई गई हैं। हाँ, बच्चों के लिए सही कफ साइज चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके हाथ छोटे होते हैं। और साथ ही उनकी घबराहट या डर का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि उससे बीपी बढ़ सकता है। उन्हें सहज महसूस कराना जरूरी है। और बुजुर्गों में एक चीज आम होती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मतलब जब वो लेटने या बैठने की पोजीशन से खड़े होते हैं तो उनका बीपी अचानक गिर सकता है। तो स्रोत सलाह देते हैं कि बुजुर्गों में जरूरत पड़ने पर लेटे हुए, बैठे हुए और खड़े होने की ठीक बाद तीनों स्थितियों में बीपी जांचना चाहिए। तो फिर ये जो घर पर डिजिटल मॉनिटर इस्तेमाल होते हैं वो कितने भरोसेमंद है? आपने कहा मैनुअल वाला गोल्ड स्टैंडर्ड है। देखिए, घर पर अपनी निगरानी रखने के लिए या जल्दी से एक अंदाजा लेने के लिए डिजिटल मॉनिटर काफी सुविधाजनक है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन स्रोत ये याद दिलाते हैं कि क्लिनिकल फैसले लेने के लिए या खासकर अगर किसी मरीज की दिल की धड़कन अनियमित है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है, हाँ, तब मैनुअल माप ज्यादा भरोसेमंद होता है। डिजिटल मॉनिटर ऐसी अनियमित धड़कनों को कई बार सही से पकड़ नहीं पाते और गलत रीडिंग दे सकते हैं। समझ गया। और एक बार रीडिंग आ गई तो उसका मतलब समझना भी तो उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए स्थापित दिशा निर्देश है, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या WHO के। मोटे तौर पर कहें तो 120-80 मिलीमीटर एज से कम को सामान्य माना जाता है, 120 से 129 सिस्टोलिक और 80 से कम डायस्टोलिक को बढ़ा हुआ एलिवेटेड कहते हैं। और हाई बीपी? स्टेज 1 हाई बीपी होता है, 130 से 139 सिस्टोलिक या 80 से 89 डायस्टोलिक, और स्टेज 2 होता है 140 या उससे ज्यादा सिस्टोलिक या 90 या उससे ज्यादा डायस्टोलिक। पर सबसे अहम बात जो स्रोत बार बार कहते हैं, कभी भी सिर्फ एक रीडिंग के आधार पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर रीडिंग असामान्य आती है तो उसे हमेशा दोबारा जांचना चाहिए, शायद अलग समय पर या अलग तरीके से। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद सार क्या निकलता है? सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि ब्लड प्रेशर मापना सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं है। इसमें सटीकता वो वाकई जीवन रक्षक हो सकती है। बिल्कुल। चाहे वो किसी ऑपरेशन से पहले की जांच हो, इमरजेंसी में मरीज की हालत का आकलन हो, कई बार ये किसी गहरी छुपी हुई समस्या का पहला संकेत होता है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। जैसा कि स्रोतों ने बताया कि पेशेवर भी गलतियां कर सकते हैं, तो क्या मरीजों को, आम लोगों को सही तकनीक के बारे में थोड़ी और जानकारी देना उन्हें अपनी सेहत के प्रबंधन में ज्यादा सशक्त नहीं बना सकता? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। खासकर अब जब घर पर बीपी मापने का चलन इतना बढ़ गया है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।